सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जेएमडी डिजिटल क्लासेस। हम लोग बात कर रहे थे यूपी टीईटी के पर्यावरण अध्ययन की, और पर्यावरण अध्ययन के सेगमेंट में हमने 2021 के ईवीएस सेक्शन के 15 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 16 से 30 नंबर के सवाल। पहला क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। देखिए, जो नासिक में कुंभ मेला है वो लगता है आपका गोदावरी नदी के तट पे। वैसे अगर कुंभ मेले की बात करें तो 4 स्थानों पे लगता है कुंभ मेला। एक है आपका प्रयागराज, जहाँ पे गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है, और इस संगम पे लगता है कुंभ मेला। दूसरा हरिद्वार में लगता है गंगा नदी पे, हरिद्वार में लगता है कुंभ का मेला। और तीसरे कुंभ के मेले की बात करें तो ये उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के किनारे। और चौथा जो लगता है वो लगता है नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। तो हमसे पूछा गया है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के किनारे लगता है, तो ये आपका गोदावरी नदी के किनारे लगता है नासिक में कुंभ का मेला। नेक्स्ट है संध्या क्या था। संध्या क्या थी, तो संध्या जो है एक अखबार पत्र था, अखबार था, समाचार पत्र था संध्या। वर्ष 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान इसको शुरू किया गया था, और इसके संस्थापक थे ब्रह्म उपाध्याय। ब्रह्म बांधव उपाध्याय जो है संध्या नामक अखबार पत्र के संपादक थे। उग्रवादी विचारधारा का समाचार पत्र था यह। और अगर इसमें अतिरिक्त फैक्ट की बात करें तो भारत का जो पहला अखबार था, भारत के पहले अखबार की बात करें तो वो था बंगाल गजट। बंगाल गजट नामक अखबार पत्र 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये था भारत का पहला अखबार, बंगाल गजट। लेकिन संध्या अखबार की शुरुआत की गई थी 1906 बंगाल विभाजन के दौरान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या है 100। टोटल उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में 100 सदस्य देखने को मिल जाएंगे। वैसे द्विसदनी विधायिका वाले राज्यों की बात करें तो कुल राज्य हैं 6, जिसमें आप उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य जो हैं द्विसदनी विधायिका रखते हैं, जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, और बिहार की देख लें विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। अनुच्छेद 169 याद रखिएगा कि राज्यों में विधान परिषद की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 169 में। ध्वज संहिता या फ्लैग कोड की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई थी। भारतीय ध्वज संहिता को प्रभावी कब किया गया था, तो भारतीय ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई थी। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। और ध्वज संहिता प्रभावी हुई थी 26 जनवरी 2002 को। झंडा गीत हमारा क्या है, तो झंडा गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसको लिखा था श्यामलाल प्रसाद गुप्ता ने, झंडा ऊंचा रहे हमारा। राष्ट्रगान की बात करें तो जनगण मन अधिनायक जय हे जो हमारा राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया था, तो राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगान के गायन की अवधि है 52 सेकेंड। 52 सेकेंड में राष्ट्रगान को गाया जाता है। संक्षिप्त में अगर गाना हो तो 20 सेकेंड में इसको गाया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है। अभी तो 18वीं लोकसभा चल रही है, लेकिन कुछ नहीं बदला। 18वीं लोकसभा में भी लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। 17वीं में भी ओम बिरला थे, और 18th लोकसभा में भी ओम बिरला ही हैं। लोकसभा अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है, ये बात अनुच्छेद 93 में कही गई है। अनुच्छेद 93 में क्या है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो देखिए जो अंतर्राज्यीय परिषद है इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन की बात है तो यह अनुच्छेद 263 के तहत इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। पहली बार इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1990 में। भारत के महान्यायवादी की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
तो किसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है? तो ये है अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी की। भारत के महान्यायवादी को देखिए तो अनुच्छेद 76 याद रखिएगा, अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, इनकी नियुक्ति की जाती है आर्टिकल 76 के तहत। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं या भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये भारत सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योग्यता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के समान जिनकी योग्यता होती है, उन्हें भारत का न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा बना दिया जाता है। प्रथम न्यायवादी जो थे, महान्यायवादी थे, उनका नाम था MC सीतलवाड़। भारत के पहले न्यायवादी जो थे वो MC सीतलवाड़ थे। आप ज़रा ये बताइए कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, उनके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है वह ज़िला जहाँ से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में किस ज़िले से प्रवेश करती है? उस ज़िले का नाम है बिजनौर। बिजनौर ज़िले से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो ये गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है, गोमुख से, और उद्गम स्थान में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से भागीरथी नदी निकलती है। और उत्तराखंड में एक जगह है देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग में अलकनंदा नामक नदी आके इस भागीरथी नदी से मिलती है, और अलकनंदा और भागीरथी के संगम से उत्पन्न होती है गंगा नदी। और यहीं से आगे जो नदी बढ़ती है उसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। और ये गंगा नदी उत्तर प्रदेश में आती है, तो ये उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और प्रयागराज की तरफ बढ़ती है। प्रयागराज में आके ये गंगा यमुना से मिलती है, और गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में देखने को मिलता है, जहाँ पे कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? देखिए, अगर यमुना नदी की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें आपको चंबल, बेतवा, केन, टोंस ये सब देखने को मिलेंगी, लेकिन गंडक जो है यह यमुना की सहायक नदी नहीं है। गंडक नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। बाकी यमुना की सहायक नदियों में देखें आप, चंबल देख लें, बेतवा, केन, टोंस ये सब यमुना की सहायक नदी हैं। टोंस नदी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी K2 यानी कि गाडविन ऑस्टिन है। K2 की ऊंचाई की बात करें, ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है, POK का हिस्सा है अभी। K2 की ऊंचाई है 8,611 मीटर। कंचनजंगा जो सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। और नंदा देवी जो उत्तराखंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,816 मीटर। वह पठार जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार का नाम बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित पठार का नाम है किम्बरले। किम्बरले नामक पठार ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, अगर इस ऑस्ट्रेलिया को ऐसे देखें तो ये उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरले का पहाड़। और किम्बरले शहर, यह दक्षिण अफ्रीका, किम्बरले शहर जो है, अगर किम्बरले शहर की बात करें तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और ये हीरे के खान के लिए फेमस है। किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, और किम्बरले हीरे की खदान जो है ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलती है। यूपी का वह ज़िला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह ज़िला जो बुंदेलखंड पठार का भाग नहीं है, वो हो जाए आपका मिर्ज़ापुर। देखिए, अगर हम बुंदेलखंड पठार की बात करें तो इसमें जो ज़िले आते हैं, जालौन, ललितपुर, झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा, ये टोटल 7 ज़िले जो आते हैं बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र का हिस्सा हैं। लेकिन मिर्ज़ापुर जो है इसका भाग नहीं है। तो बस हमें ये याद रखना है कि बुंदेलखंड का पठारी भाग नहीं है मिर्ज़ापुर, और बुंदेलखंड के पठारी भाग में टोटल ज़िलों की संख्या है 7। वो ज़िले कौन कौन से हैं? जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा, ये 7 ज़िले जो है बुंदेलखंड के पठारी भाग में आते हैं। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति की बात करेंगे तो ये स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगर इसकी विशेषता की बात करें तो यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है, और यहाँ पे प्रसिद्ध वन्य जीव बाघ और 12 सिंघा देखने को मिलते हैं।
तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है मेंटूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? कौन सा बांध? मेंटूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेंटूर बांध का निर्माण कावेरी नदी पे किया गया है। कावेरी नदी तमिलनाडु में स्थित मेंटूर बांध स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु में नदी है कावेरी। कावेरी के उद्गम की बात करें तो ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक में स्थित है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, जहाँ से कावेरी नदी का उद्गम होता है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विस्तृत डेल्टा बनाती है। तो कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो बेसिक बात यह है कि मेंटूर बांध जो है ये कावेरी नदी पर स्थित है तमिलनाडु में। तो ये थी क्वेश्चन नंबर 16 से 13 की बात। अब इसमें एक छोटे से सारांश की बात कर लें। नदी तंत्र हमें पढ़ना है, गंगा यमुना कावेरी का विस्तृत अध्ययन करना रहेगा। संवैधानिक पद की बात करें तो महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा के बारे में पढ़ना होगा। भूगोल की बात करें तो इसमें पर्वत शिखर, पठार और आदि के बारे में पढ़ना है। और ध्वज की बात करें, राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो ध्वज संहिता, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत आदि के बारे में पढ़ना है। तो ये हो गया हमारा 2021 का पूरा एक कंप्लीट पेपर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।